मैंने कि मैं कवि हूँ, कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ, और आप? बोला मैं बह रहा हूँ। बोला क्या पापा हर जगह अपना ही जुगाड़ फिट करते रहते हो? कि मेरा पूरा काव्य पाठ जो है हिंदी में रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी हमारे हरियाणा में रात 8 बजे के बाद बोली जाती है। भारतीय पति की गति अंततो गत्वा यही होती है। मैं मांग रही थी भगवान से कि आपकी जिंदगी से तमाम मुसीबतें हटा दे, फिर ये सोचकर रुक गई कि कहीं भगवान मुझे ही ना निपटा दे। कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से उतना प्यार नहीं करती जितनी दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी की बहन से करता है। इस उम्र में तुझे रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। जिंदाबाद। मैं कि 5 ही हुए, छठा तो बता। बोला अंकल झूठ मत बोलना, कभी कभी मजबूरी में भी आपने गधे को। लड़की ने जब चौथी बार पूछा तो जो उत्तर दिया वो हरियाणा की लड़की ही दे सकती थी। जैसे ही लड़के ने कहा मैडम टाइम क्या हुआ है, तो लड़की ने कहा 4 जूते पड़ने में 2 मिनट बाकी है। नया नया पति बेचारा भगवान मेरी पत्नी की आवाज चली गई। मैं तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। शारदे को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करता हूं। सम्मानित मंच का वंदन अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमारी परंपरा है कि किसी भी साहित्यिक अनुष्ठान, कवि सम्मेलन का शुभारंभ माँ शारदे की वंदना से किया जाता है, माँ वीणा पाणी की आराधना से किया जाता है, क्योंकि जिसकी कृपा बिना नहीं संभव कोई विचार हृदय तल पर मचले, जिसकी कृपा बिना नहीं संभव मुख से शब्द कोई निकले, जिसकी कृपा बिना मन मस्तिष्क शून्य शून्य सा लगता है, जिसकी कृपा बिना मानव भी पशु समान ही दिखता है, और जिसकी कृपा मात्र से बुद्धि निर्मल पावन हो जाती है, और जिसकी एक नजर पड़ते ही मन की दुविधा मिट जाती है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे जिसके आदेश पर चलते हैं, जड़ चेतन सब जीव चराचर जिसकी माया से हिलते हैं, या यूं कहूं जो सारी जड़ता पल भर में ही हर लेती है, या यूं कहूं जो इस बेरंगी दुनिया में रंग भर देती है, या यूं कहूं कि जिसके कारण हर रंग रंग सा खिलता है, या यूं कहूं कि जिसके कारण जीवन जीवन सा लगता है। जब मूढ़मती पर कृपा हुई तो जग को कालिदास मिला, श्री रामचरित मानस को रचने वाला तुलसीदास मिला। सूरदास के नैन तू ही और मीरा के हर पद में तू, सरगम के साथ सुरों में तू, नटवर की हर तिरकन में तू, बच्चन की मधुशाला तुझसे, दिनकर की रश्मि रथी तुझसे, कबीरा के दोहों में तू ही, रसखान की भक्ति भी तुझसे। और जिसकी वीणा की झंझनाहट सुन मन म्यूर हिलोरे लेता है, जिसकी तरंग बनके उमंग कोई गीत प्रफुल्लित होता है, और जिसके स्नेह में भीग भीग हर शब्द सुसज्जित होता है, और जिससे भी रूठी माँ वाणी वो हर पल लज्जित होता है। अब शब्द को मेरी मैया अपनी रज से धार दे, नमामि मात शारदे, नमामि मात शारदे, नमामि मात शारदे, नमामि मात शारदे। पुनः आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदरणीय श्री श्रीकांत इंदानी जी,
एक्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आशीष अजमेरा जी और सचिन शाह जो कि ट्रेजरर हैं, खजांची हैं यहाँ के, और ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस को हेड कर रहे हैं, जिनके निरीक्षण में ये इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, चेतन बछाव जी और राकेश जायसवाल जी, उनका विशेष आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि उन्हीं के कारण हम कवियों को आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी को रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 की 53वीं डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस अनुश्री की मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अभी यहाँ पर मंच से परिचय पढ़ा गया मेरे साथी कवि मित्रों का, कौन कहाँ से आया है, कितने कार्यक्रम कर चुका है, कितने देशों की यात्राएं कर चुका है, कितने टेलीविजन्स में प्रस्तुति दे चुका है, और मेरे बारे में सिर्फ एक वाक्य बोला गया कि फरीदाबाद से कोई है यशदीप कौशिक, सुना है, वो भी आया हुआ है। मैं एक बार अपनी तरफ से अपने साथियों का परिचय देना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि द्वापर युग में एक संजय हुए थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध की लाइव रनिंग कमेंट्री सुनाने का काम किया था आला, और आज तो आप लोगों का पड़ेगा दो दो संजय से पाला, जिनमें से एक है संजय बंसल और दूसरे हैं संजय झाला। और ये संजय बंसल पधारे हैं मुंबई से, छोरा है ये हरियाणा का, और ऊपर से बढ़िया, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, परंतु बढ़िया होकर के भी है बड़े दिल वाला। और जो राजस्थान से आए हैं संजय झाला, अंदाजे बयां उनका है निराला। और मैं आज के इस कवि सम्मेलन में सूत्रधार की भूमिका में यशदीप कौशिक, हरियाणा का मतवाला। तो ठोको ताली सारे मिलकर और आओ चलो मिलकर के खोलें लबों पर लगा ये उदासी का ताला। ठोक दो एक बार, हाँ। और मैं अपने साथियों की तरफ से आप सभी को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि लबों पर मुस्कुराहट के तराने छोड़ जाएंगे, हुनर के अनगिनत अपने फसाने छोड़ जाएंगे, और भले ज्योतिष नहीं हूं मैं, मगर दावे से कहता हूं तुम्हारे शहर में अपने दीवाने छोड़ जाएंगे। और एक आश्वासन आप सभी से भी चाहता हूं, ये कवि सम्मेलन का मंच है, माँ शारदे के पुत्र इस मंच पर विराजमान हैं, आपको हंसाएंगे भी, गुदगुदाएंगे भी, परंतु साथ ही साथ कहीं राजनीतिक विसंगतियों या सामाजिक विषमता पर भी अपने शब्दों से कटाक्ष करेंगे। तो आपकी कोई प्रतिक्रिया इन कवियों को ये सोचने पर मजबूर ना कर दे कि काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग कि काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। और शेर सुनने का सलीका जब उन्हें आया नहीं, फिर ना जाने शायरों को क्यों बुला लेते हैं लोग। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, कोई तनाव लेने का काम नहीं करना है। मुझे पता चला कि आज सुबह से यहाँ पर कई मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं, आपको खूब मोटिवेट करके गए हैं। तो भाई संजय थोड़ा घबराया हुआ था, बोला कहीं इतने मोटिवेट ना कर दिए कि ये कवियों को ही ना निपटा दें। हाँ, तनाव नहीं लेना है बिल्कुल भी। और महाराष्ट्र में तो एक और टेंशन है लोगों को, यही नहीं पता चल रहा कि असली शिवसेना कौन सी है। टेंशन कोई नहीं लेनी है।
नहीं, मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ चेहरे उदास नजर आ रहे हैं, कुछ मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं, फालतू की टेंशन ले रखी है। और मुझे पता है क्यों टेंशन में ये। बोले सुबह से तो वो मोटिवेशनल स्पीकरों ने दिमाग खा रखा था, अब बुला लिए ये कवि बैठ करके बोर करेंगे। हाँ, ये हंस रहे हैं, वो यही सोच रहे थे। नहीं, सच्चाई है भाई साहब, ये कवियों की पैकेजिंग ऐसी कर रखी है, इमेज ऐसी बना रखी है कि कवि है तो बोर ही करेगा। ये सच्चाई है। मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था और संयोग से जिस कोच में मैं बैठा था मेरे साथ सिर्फ एक और यात्री था। अब 10-12 घंटे का लंबा सफ़र। मैंने कहा यार टाइम पास करना चाहिए, इस व्यक्ति से थोड़ी बातचीत की जाए। मैंने उससे अपना परिचय किया। मैंने कि मैं यशदीप कौशिक फरीदाबाद से, आप कहाँ से? बोला मैं मनोज शर्मा दिल्ली से। मैंने कि मैं कवि हूँ, कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। और आप? बोला मैं बह रहा हूँ। टेंशन ले लेते हैं लोग, परंतु मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम कोई भी टेंशन देने का काम नहीं करेंगे। और भाई साहब, टेंशन कोई लेना भी नहीं चाहता, अपने आप हो जाती है। वो गाना है ना कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ऐसे टेंशन भी कोई नहीं लेना चाहता, अपने आप हो जाती है। और कैसे हो जाती है टेंशन? की टेंशन हो जाती है बिन बुलाए मेहमान से, नेता को मतदान से। कि टेंशन हो जाती है बिन बुलाए मेहमान से, नेता को मतदान से, बढ़ती हुई महंगाई से, घर में घुसो लुगाई से, सरकार को आंदोलन जीवी से, दोस्त की सुंदर बीवी से, पोल्यूशन से, पॉपुलेशन से, नौकरी में रिजर्वेशन से। टेंशन हो ही जाती है। और टेंशन हो जाती है किसी को मोशन की, किसी को प्रमोशन की, किसी को लफड़े की, किसी को झगड़े की, किसी को बिन बात की, किसी को हर बात की। आशिकों को ब्रेकअप से, चोर को लॉकअप से, बकरे को कसाई से, और कवि की लंबी कविताई से। टेंशन हो ही जाती है। और सच्चाई है भाई साहब, कई कवि बहुत लंबी लंबी कविताएं सुना देते हैं, श्रोता टेंशन में आ जाते हैं। वो आगरा में एक कवि सम्मेलन था, वहां पर एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई, इतनी लंबी कविता सुनाई कि अगली पंक्ति में बैठा एक 80 साल का श्रोता वहीं पर ढेर हो गया। कवि को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर हत्या का मुकदमा चलाया गया, अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने कहा कि आपके कारण एक 80 साल का बुड्ढा मर गया, आपकी लंबी कविता सुन करके। आप पर हत्या का आरोप सिद्ध होता है, इसलिए आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कवि ने हाथ जोड़कर कहा, जज साहब वही कविता एक बार आप भी सुन लीजिए। मैं आप सभी को, रोटरी क्लब को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इस 3 दिवस की कॉन्फ्रेंस में एक सत्र कवि सम्मेलन के लिए भी रखा, वरना आप चाहे तो कुछ और कार्यक्रम भी इसमें बीच में फिट करवा सकते थे, परंतु आपने कवि सम्मेलन करवाने का निश्चय किया और उसको यहाँ पर आज अमली जामा भी पहनाया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सैकड़ों टेलीविजन चैनल्स और दर्जनों OTT प्लेटफॉर्म्स आपके और हमारे घरों में जो सांस्कृतिक प्रदूषण फैला रहे हैं, उस प्रदूषण से अगर लड़ने की हिम्मत, जज्बा किसी एक संस्थान में बचा है तो उस संस्थान का नाम होता है कवि सम्मेलन। कवि को लिखना पड़ता है कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे? क्या संस्कार दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? मेरा 8 साल का बेटा है, स्कूल जाते समय इतना रोता है पूछो मत भाई साहब, जबरदस्ती भेजना पड़ता है। अभी पिछले दिनों एक दिन सुबह सुबह बहुत खुश, बोला पापा मैं तो स्कूल जाऊंगा, जल्दी मेरे को तैयार कर दो। मैं कि यार आज इतना खुश क्यों हो रहा है तू, स्कूल ही तो जा रहा है। बोला नहीं पापा आपको पता नहीं। मैं क्या नहीं पता? बोला कल ना हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई है, बहुत हॉट है। मैं माथा पकड़ लिया, मैं क्या सीख रहा है, क्या संस्कार ले रहा है, कौन सिखा रहा है इसको? मैंने उसको तुरंत समझाया, मैं कि बेटा गलत बात, टीचर माँ के समान होती है। बोला क्या पापा हर जगह अपना ही जुगाड़ फिट करते रहते हो? कि
फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे? क्यों फिल्मों में नंगापन गालियों का है चलन, आजादी के नाम पर और क्या दिखाओगे? दादा दादी नाना नानी खुद ही हुए कहानी, टूट रहे परिवार कैसे तो बचाओगे? जब बोए है बबूल फिर कैसे खिले फूल, जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे। जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे। तालियां आपकी कमजोर हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि आपकी तालियों से कोई कवि श्रेष्ठ सिद्ध हो जाता है, ये सीटी वीटी मत मारो। हाँ, वैसे ही देश का इतना चारित्रिक पतन हो चुका है, 377 भी हट चुकी है। पुरुष को देख करके सीटी मार रहे हो तो थोड़ा और गलत मैसेज जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी तालियों से किसी भी कवि की रचना श्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है या वो कवि श्रेष्ठ सिद्ध हो जाता है। हर कवि को तालियों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो संजय झाला जी हो या संजय बंसल हो या मेरे जैसा कोई इधर उधर का कवि छोटा मोटा यशदीप कौशिक हो या एनी XYZ। हर कवि को ताली की जरूरत पड़ती है। और क्यों इन कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है, इशारे में मैं बात आप लोगों तक पहुंचाता हूं और फिर चाहूंगा अगर बात आप तक समझ में आ गई तो फिर इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करने का प्रयास करूंगा कि क्यों इन कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह को गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बड़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कवि ना जाए खाली, और जो ना पीटे अब भी ताली उसको पीटेगी घरवाली। हाँ, अब आया मजा। अब मुझे लग रहा है कि आप कवि सम्मेलन सुनने की मानसिकता में आ चुके हो। परंतु एक और डिस्क्लेमर, वैधानिक चेतावनी, मजे लेना अपनी जिम्मेदारी पर। हाँ, किसी दूसरे की रीस मत करने लग जाना। दूसरे की रीस में किया गया काम कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। वो एक हवाई जहाज में तोता और बंदर सफर कर रहे थे, वो अचानक तोते ने घंटी बजा दी। तुरंत आई एयर होस्टेस, हाँ जी बताइए सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तोता बोला मैं तो मजे ले रहा था। बंदर ने देखा यार ये बहुत बढ़िया तरीका मजे लेने का, तू भी ट्राई कर। बंदर ने घंटी बजाई, फिर आई तुरंत एयर होस्टेस, हाँ जी बताइए सर मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूँ। बंदर बोला मैं तो मजे ले रहा था। अब भाई साहब इनको तो मिल गया खेल, कभी तोता घंटी बजाए कभी बंदर घंटी बजाए। एयर होस्टेस हो गई परेशान, जाकर के कर दी पायलट से शिकायत। पायलट को आया गुस्सा, बोला इन दोनों को नीचे फेंक दो। अब जैसे ही उन दोनों को नीचे फेंकने लगे उड़ते हुए हवाई जहाज से, तोते ने बंदर से सवाल किया, बोला उड़ना आता है? बोला उड़ना तो नहीं आता। तो बोला उड़ना ही नहीं आता तो फिर क्यों मजे ले रहा था? कि बेरुखी में मजा नहीं आता, बेबसी में मजा नहीं आता, और जब तलक मार पड़ नहीं जाती आशिकी में मजा नहीं आता। और फायदा हो करोड़ों का वरना धांधली में मजा नहीं आता, और जिसने पाई नई नई शोहरत सादगी में मजा नहीं आता, बेबसी में मजा नहीं आता। और मुझे तो पता है भाई साहब ये औरंगाबाद है, यहाँ के लोग बेबसी में भी मजा लेना जानते हैं और बेरुखी में भी मजा लेना जानते हैं। औरंगाबाद से 17 किलोमीटर दूर अंतपुर एक गांव है। 80 के दशक की बात है, कोई पुराने लोग बैठे हो तो उन्हें पता होगा 80 के दशक में बाढ़ आ गई थी, पूरा गांव डूबने के कगार पर आ गया। सेना की मदद मांगी गई, हेलीकॉप्टर बुलाए गए गांव वालों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। पूरे 4 घंटे बचाव अभियान चला। आखिर में जो कमांडर था उसने सरपंच को बुला लिया।
बोले हमें बताया गया था आपके गांव में 500 लोग रहते हैं, 1500 निकाल चुके हैं, 500 अभी भी नजर आ रहे हैं, गड़बड़ क्या है? सरपंच बोला साहब ये बेचारे गांव के भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी में चलते हैं, पैदल अपनी यात्रा करते हैं, आज तक इन्होंने कार की शक्ल नहीं देखी और आप तो इनको हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हो। बोला जहां उतार के आते हो तैर के फिर वापस आ जाते हैं। बोला भगवान कसम 2 बार तो मैं भी आ चुका हूं। हाँ, अब मुझे लग रहा है और मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन का अब शुभारंभ किया जाए। और मैं जो बता रहा था मुंबई से हमारे बीच में, पूरा परिचय इनके बारे में बता ही दिया था आदरणीय ने, ज़्यादा अपनी पढ़ाई ये खुद कर लेंगे, आत्मनिर्भर है, मोदी जी से काफ़ी प्रभावित है। मैं बस इनकी एक खूबी बता देता हूँ, बहुत ही हाजिर जवाब। मैंने बताया एक तो हरियाणा का ऊपर से बनिया, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। इनका जो पुत्र है वो इनसे भी 4 कदम आगे अभी से। मैं एक बार मुंबई चला गया इनके घर, मुझे इनसे मिलने जाना पड़ा, बाहर मोहल्ले में इनका सुपुत्र मुझे खेलता हुआ नजर आ गया। मैंने उससे पूछ लिया, मैं बेटा पापा घर पर हैं? बोला कौन से पापा? मैं तेरे कितने पापा? बोला मेरे 5 पापा हैं। मुझे हंसी आ गई। बोला अंकल हंसो मत, आपके तो 6 पापा है। मैं ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। मैं कि अच्छा चल गिनवा तू। बोला गिनो अंकल। बोला सबसे पहले तो आपके बायोलॉजिकल फादर, जिनका नाम आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड में दर्ज है। मैंने कि चल ठीक है मान लिया। बोला दूसरे परमपिता परमात्मा जो पूरी सृष्टि के पिता हैं, आपके क्या हुए? मैं कि ये भी मान लिया। बोले तीसरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूरे राष्ट्र के पिता हैं आपके। मैं कि चल ये भी मान लिया। बोला गाय हमारी माता है और बैल। मैं कि बात तो ये भी सही है। बोला अच्छा एक बात बताओ अंकल, अपनी पत्नी के पापा को क्या कहते हो? मैं कहता तो उनको भी पापा हूँ। मैं कि 5 ही हुए, 6ठा तो बता। बोला अंकल झूठ मत बोलना, कभी कभी मजबूरी में भी आपने गधे को। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं हास्य के उस बेजोड़ जादूगर को जिसका नाम होता है संजय बंसल। अपनी घनघोर तालियों से उसे आमंत्रित करना कि सहज सीधा सरल हो, जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। जोरदार तालियां संजय बंसल मुंबई से। माँ शारदे के चरणों में नमन, समृद्ध मंच को प्रणाम। जिस मंच पर आदरणीय संजय झाला जी की उपस्थिति हो, वो मंच अपने आप में बड़ा गरिमापूर्ण हो जाता है। मैं चाहता हूँ एक बार संजय झाला जी की उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां बजाएं ताकि मैं शुरू कर सकूं। स्वागत। सर, मुझसे आते हुए मेरी पत्नी ने पूछा कि आज कवि सम्मेलन के लिए कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा आज मैं औरंगाबाद अपने साडू के यहाँ जा रहा हूँ। उसने कहा साडू? पर औरंगाबाद तो मेरी कोई बहन रहती ही नहीं। मैंने कहा देखिए आज मैं रिश्ते में साडू के यहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं जिस प्रकार हम हास्य कवि, हम हास्य कलाकार अपनी बातों से, अपने चुटकुलों से, अपने जोक से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार पिछले कई वर्षों से रोटरी क्लब भी गरीब तबके के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करता है। वाह भाई, बहुत अच्छे संजय। और इससे ज्यादा मैं आप लोगों की चापलूसी नहीं कर सकता। भाई बढ़िया बढ़िया। बस अब आप मेरे लायक हो गए हैं। जी जी, थोड़ा सा सर टेस्ट करना पड़ता है कि कितना डाइल्यूट है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर, इस तरह की महफिल आपने सजाई। और यशदीप भाई ने सही कहा, किसी और तरह का कार्यक्रम भी हो सकता था, पर एक कवि सम्मेलन की ये परंपरा जो आपने स्थापित की है, उसके लिए सचमुच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ईदानी जी, चेतन भाई, राकेश जी और आप सभी कमेटी मेंबर्स जो इस काम में लगे हुए हैं, सुबह से लगे हुए। मुझे पता चला 3 दिन की आपकी कॉन्फ्रेंस है। पिछले 3 दिन, कल थी, आज है और कल तक है, 3 दिन की है। और तकरीबन 90 क्लब हैं अगर मैं सही हूँ। 106 क्लब, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस, 106 क्लब मिलकर सिर्फ 3 कवि अफोर्ड कर सके। भाई वाह, ये गजब निकाल।
नहीं सर, देखिए मस्ती की बात है सर, हमें मस्ती के लिए बुलाया गया है सर, ठीक है। हमारी किसी बात का आपको बुरा ना माने, और बुरा मानोगे तो देखो हमारा क्या बिगाड़ लोगे, पेमेंट हो चुकी है। तो बस यही मस्ती थोड़ी देर जी, देखिए जितनी देर हम आप लोगों के बीच हैं, ये मस्ती हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि हमारे आने का उद्देश्य क्या होता है, हम लोग आपके बीच आते क्यों हैं कि आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं, आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं। बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं आपकी जिंदगी से बहुत अच्छे। जिन 2-4 लोगों ने तालियां बजाई है वो भी रहने दो। बस कि आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं। बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख। आप पार्क में जाते हैं साहब, वहाँ लाफ्टर थेरेपी होती है। हिंदुस्तान में जहाँ कण कण पर हास्य विद्यमान है, वहाँ पर अगर लाफ्टर थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है तब जाकर कवि को कहीं लिखना पड़ता है। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख, जरा खुलकर साथ देना हमारा, हम तुम्हें असल में हंसाने आए हैं, हम तुम्हें असल में हंसाने आए हैं। बहुत अच्छे। देखिए मेरा पूरा काव्य पाठ जो है हिंदी में रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी हमारे हरियाणा में रात 8 बजे के बाद बोली जाती है। तो ये भी कौन से इंग्लैंड से आ रहे हैं? नहीं सर, इनके यहाँ गुजरात में तो दारूबंदी है, नशाबंदी है, इसलिए ये जुगाड़ भी करते हैं। महाराष्ट्र में ही है ये। क्या जी? अभी तो महाराष्ट्र में है। अभी इसलिए महाराष्ट्र में किया गया, नहीं गुजरात में कर लेते हैं लोग। देखा, दुखती नस पे हाथ रख दिया। तो बस जी नहीं सही पकड़े हो। बहुत अच्छी बात है। नहीं सर देखिए, क्या है ना, आपने गुजरात के एक आदमी को, गुजरात के एक बेटे को हिंदुस्तान का बाप बना रखा है। तो बस देखिए, नहीं सर, नहीं राजनीतिक रैली नहीं है, नहीं सर। और इस मंच से राजनीतिक रैली होती तो झूठ बोलना पड़ता, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा। तो इसलिए बस ये मस्ती रखिए सर, तालियों में मुझे सूचित करते रहिएगा, बात समझ में आए तो तालियों में सूचित करते रहिएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। 10-15 मिनट आपके बीच हूँ, फिर उसके बाद हम संजय झाला जी को सुनेंगे। उनको सुनने के लिए मुझे याद है सर, मैं आपको सुनने के लिए सामने बैठकर सुनता था। आप हमारे शहर में आए थे, मैं हरियाणा के छोटे शहर जिसमें रहता हूँ, वहाँ हमारे स्कूल में कवि सम्मेलन हुआ था, वहाँ सर को मैंने सुना था, सामने बैठकर सुना था। और आज मैं नहीं जानता कि इनका दुर्भाग्य है या मेरा सौभाग्य है। पर बस यही मस्ती सर। तो सही है। देखिए कोरोना की फिर बातें चलने लगी है, न्यूज़ चैनल्स हमें डरा रहे हैं कि कोरोना फिर आ रहा है। पर मुझे लगता है सर, कोरोना काल में अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों से पीड़ित थे। कोई मतलब अगर कहीं फंस गया तो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए, आपने लॉकडाउन का दौर आपको याद होगा, अगर कोई कहीं फंस गया तो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए तरस रहा था। कोई महिलाएं बाजार जाने को मिस कर रही थी। पर मेरे साथ कोरोना काल में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। दरअसल लॉकडाउन में मैंने जो सबसे ज़्यादा मिस किया वो किया दोपहर के वक्त ऑफिस कैंटीन के खाने को। मैं ऑफिस में नौकरी करता हूँ और आपको कारण सहित बताता हूँ कि ऑफिस कैंटीन के खाने को क्यों मिस किया। दरअसल मेरी लव मैरिज है और चूंकि प्यार अंधा होता है, इसलिए शादी से पहले मैं ये चेक नहीं कर पाया मेरी पत्नी को खाना बनाना भी आता है या नहीं आता। और यकीन मानिए, मेडिकल साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट डॉक्टर लोग चूहों पर करते हैं, खाने को लेकर लगभग उतने एक्सपेरिमेंट मेरी वाइफ ने मुझ पर किए हैं। ओए गजब।
सर लॉकडाउन से पहले की बात है, मैं बाजार गया हुआ था, सामने पानीपुरी गोलगप्पे का ठेला था। मेरी पानीपुरी खाने की इच्छा हुई, पत्नी से कहा चलो पानीपुरी खाते हैं। उसने कहा बाहर की पानीपुरी इतनी हाइजीनिक नहीं होती, मैं तुम्हें घर पर अच्छी बना कर दे दूंगी, और बाहर क्यों पैसे लगा रहा है। मुझे उसका प्रस्ताव सही लगा। घर आए, पानीपुरी बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसने मुझे सामान की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। पूरा 575 रुपए का सामान था। 20 रुपए बचाकर 575 रुपए लगाकर एक कवि होने के नाते मेरी आत्मा तक मुझे धिक्कार रही थी। खैर राज की बात तो उसने मुझे बाद में बताई। सुनो जी, आज मैं आपके प्यार में पहली बार पानीपुरी बना रही हूं। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए ना, प्लीज माइंड मत करना, और यकीन मानिए उससे कोई ऊंच नहीं हुई। अरे अच्छा है। उस दिन उसके हाथ की बनी हुई पानीपुरी खाकर मेरे मन में ऑफिस कैंटीन के खाने के प्रति इज्जत और बढ़ गई। अच्छा, पत्नी से याद आया साहब, देखिए क्या है ना, मेरे घर में भी एक निजी पत्नी है। निजी? जी नहीं सर, आपकी आप जाने, मुझे क्या पता। और सर एक बात और बता दूं, ध्यान रखिए, पब्लिकली मत बताइए कि निजी है या नहीं है। नहीं संजय, एक बात बताऊं, सबकी निजी है जी, पर बार बार जो कहता है ना निजी है, जी जी, वो वही कहता है जिसको वहम होता है। अब आप देखो, पहले कश्मीर पे धारा 370 लगी हुई थी जी, तो हमें बार बार जताना पड़ता था कि कश्मीर हमारा निजी है जी। 370 हट गई तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि आपकी पत्नी पर अभी भी 370 लगी हुई है। जी, पर महिलाओं की एक शिकायत रहती है कि पति प्यार ज़्यादा नहीं करते, पत्नी ज़्यादा प्यार करती है। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। मैडम मुझे माफ़ करें, पर मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, हम पति लोग बहुत मोहब्बत से भरे होते हैं, पर पत्नी मुझे माफ़ करे, पत्नियों में मोहब्बत नहीं देखी जाती। मैं पति और पत्नी की मोहब्बत का एक पंक्ति का अंतर पढ़ता हूँ कि दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से उतना प्यार नहीं करती जितनी दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी की बहन से करता है। और ये थोड़ा बच्चे बड़ा शोर कर रहे हैं, तो ये बच्चा, उसका बाप चुप हो जाए। बस थोड़ी देर बच्चों को साहब, मुझे लगता है बच्चे यहाँ हैं, माँ बाप कहीं होटल में तो नहीं रह गए और आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हो। समझ सब आ रहा आपको? जी जी, बस बस यही मस्ती साहब जिंदा है जी। अच्छा, पत्नी की एक इच्छा रहती है कि घुमाने ले चलो, छुट्टी का दिन हो, कहीं आदमी चलो अपनी बची खुची सैलरी में से, इनकम में से घुमाने ले जाए, तो लेकर जाए क्या? समस्या ये है, अगर आप उसको सोचो कि मैं कहीं बीच किनारे ले जाऊं, समुद्र किनारे ले जाऊं, तो वो कहेगी टैनिंग हो जाती है। अगर आप उसको हिल स्टेशन पर ले जाने की सोचो तो वो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है। अगर आप उसको बाजार में ले जाओ तो वो कहेगी कहाँ भीड़ भरी जगह ले आए, सुकून की जगह ले चलो। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है, मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोली शमशान घाट यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। अच्छा है संजय भाई, जिंदाबाद। अच्छा, यशदीप भाई मुझसे बोले संजय अपने धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसा सही नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा क्या सही नहीं लिखा हुआ है? बोले शिव जी की तीसरी आंख। शिव जी की तीसरी आंख किसी भी आदमी की, देवता की तीसरी आंख बायोलॉजिकली ही पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा देखो बायोलॉजिकली छोड़ो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाता हूँ तीसरी आंख कैसे संभव है। मैं शाम को जब ऑफिस से घर जाओ, जाते ही पत्नी से कहना चलो मूवी देखने चलते हैं, खाना भी बाहर ही खा लेंगे, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट में बाजार से आया। उसके बाद बाजार जाना, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना और रात को 11 बजे घर लौटना। जाते ही पत्नी से सिर्फ एक सवाल पूछना कि खाने में क्या बना है। उसके बाद पत्नी जिन आंखों से आपको देखती है, शास्त्रों में उसको ही शिव जी की तीसरी आंख कहा गया है। अच्छा, घुमाने की बात चली तो साहब देखो, पत्नी के क्या ना, घुमाने तो लेकर जाना ही पड़ता है।
माथेरन मुंबई के पास एक हिल स्टेशन है माथेरन। आप भी जहाँ वहाँ नहीं गए हो तो जिस भी हिल स्टेशन पर गए हो वहाँ से अपनी बात कि पत्नी की इच्छा या यूं कहिए उसके रूठने पर, सच्ची घटना पर आधारित एक कविता सुना रहा हूं साहब, कि पत्नी की इच्छा या यूं कहिए उसके रूठने पर, घर के बचे खुचे 2-4 बर्तन भी टूटने पर छुट्टी के दिन घूमने का कार्यक्रम बनाना ही पड़ा और पिछले इतवार को माथेरन जाना ही पड़ा। अपने 2 पहिया वाहन से गिरते पड़ते जैसे तैसे माथेरन पहुंचे। हर कदम 2 कदम पर एक आदमी आता, कमरा चाहिए क्या साहब ये चिल्लाता। नाना करते जब मैं थक गया था तो मेरे मुंह से सच में सच निकल गया था। मैंने कहा जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है। मैंने कहा जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है और मुझे कमरा नहीं चाहिए क्योंकि साथ वाली मेरी पत्नी ही है। खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। फिर किसी की कमरा तक पूछने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहां पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहां पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। ऐसा बेवकूफ पति किसको कहां कौन मिलेगा। क्योंकि बात बेशक कड़वी हो पर सच्ची लगती है, पत्नी हो या नौकरी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। बढ़िया। खैर कुछ दूर आगे बढ़े, एक घोड़े वाले भैया मिले, बोले साहब माथेरन घुमा दें, झील हनीमून पॉइंट सब दिखा दें। मैंने कहा चार्ज कितना करोगे? उसने कहा 700 लगेंगे। मैंने कहा 700 तो दे दूंगा पर तुम बाद में ये तो नहीं कहोगे 10 मिनट वहाँ रुके थे उसके अलग से लगेंगे, 15 मिनट वहाँ ज़्यादा रुके थे उसके अलग से देने होंगे। मेरी पत्नी ने पीछे से टोका, आदतन मुझे बोलने से रोका, बोली इतनी शर्तें क्यों खोल रहे हो, क्या खरीदा है ऐसा जो इतना तोल रहे हो। मैंने कहा आज किसी झांसे में नहीं आऊँगा, चुपचाप सुन, इस मोल भाव का कारण भी बताऊँगा। आज से ठीक 2 साल पहले छाती चौड़ी कर मैंने मेरे घर से तेरे घर तक घुड़सवारी की थी। आज से ठीक 2 साल पहले छाती चौड़ी कर मैंने मेरे घर से तेरे घर तक घुड़सवारी की थी, पर ना रेट तय हुआ था ना शर्तें खुली थी, इसलिए आज तक भुगतान करना पड़ रहा है और कब तक भुगतना पड़ेगा कब पता चल रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है, पर मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है साहब, कि गलत कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है। गलत कहते हैं लोग कि ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है। अरे वो ईश्वर, वो अल्लाह कब किसी का बुरा चाहता है। और जो कोई इस हादसे से बचा हुआ हो, कोई कुंवारा अगर इस महफिल में बैठा हो, उसके लिए एक सलाह दे रहा हूं। इसलिए है भविष्य के पतियों, इसलिए है भविष्य के पतियों इस कवि की सलाह मान लेना। इसलिए है भविष्य के पतियों इस कवि की सलाह मान लेना। शादी बाद में करना, पहले शादी की सारी शर्तें जान लेना, पहले सारी शर्तें जान लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ग्रेट ग्रेट। भैया थोड़ा समय बताते रहे, कहीं ऐसा ना हो मैं पेमेंट से ज़्यादा पड़ जाऊँ। जी अच्छा ओके जी। देखिए हरियाणा की बात कर रहे थे। हरियाणा में क्या ना, मेरा अधूरा परिचय दिया गया सर इस मंच पे। पंकज जी ने परिचय दिया था सर ने, तो सर ने जितना मैंने लिख कर दिया उतना दिया, उनकी ईमानदारी को मैं सलाम करता हूँ जी। पर मेरा अधूरा परिचय दिया गया। एक तो मेरा परिचय ये है कि मैं हरियाणा से हूँ, पर मेरा पूरा परिचय ये है मैं हरियाणा से तो हूँ पर मैं हरियाणा में उसी सिरसा से हूँ जहाँ से परम पूजनीय संत गुरमीत राम रहीम थे। इससे आप मेरे चरित्र की ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं गुरमीत राम रहीम ऐसा था वैसा था, अपने झूठे डेरे में ये करता था वो करता था, परंतु किसी भी अखबार ने, किसी भी न्यूज चैनल ने आपको ये नहीं बताया गुरमीत राम रहीम बाबा बनने से पहले काम क्या करता था। मैं सिरसा में रहा हूँ, मुझे पता है, आपको बताता हूँ। गुरमीत राम रहीम बाबा बनने से पहले हास्य कवि था। वो एक जगह परफॉर्म करने गया, अपनी कविताएं सुनाने गया, वहां आयोजकों ने पेमेंट कम दी तो हरियाणा सरकार का 10 साल बाद 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसलिए राकेश जी आज ध्यान रखें, वरना इतिहास फिर दोहराया जा सकता है। अच्छा देखिए, पीछे अखबारों में हमने खबर पढ़ी कि संजय दत्त को अच्छे चाल चलन के कारण जेल से रिहा कर दिया गया, जल्दी रिहा कर दिया गया। तो यजदी भाई मेरे से बोले संजय भाई, संजय दत्त को तो रिहा कर दिया गया, क्या आसाराम बापू जेल में भी नहीं मान रहे हैं?
समझ में आई है तो एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां उठे। बहुत अच्छे संजय, वाह वाह। भाई गदर काट दिया बस। अच्छा, हरियाणा के आदमी पर सर एक आरोप लगता है कि वो उल्टे जवाब देता है। वो पर मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना। मेरा मानना हरियाणा का आदमी उल्टे नहीं, प्रैक्टिकल जवाब देता है, व्यवहारिक जवाब देता है। किसी परिस्थिति में जो जवाब सबसे ज्यादा फिट वो देता है। वही हरियाणा की लड़की मुंबई आई, बेस्ट की बस में बैठी, उसके बगल में एक लड़का आकर बैठा। लड़के ने देखा लड़की अकेली है तो छेड़ने के उद्देश्य से पूछ लिया, मैडम टाइम क्या हुआ है। और लड़की ने देखा लड़का अच्छा फ्लर्ट करने के चक्कर में लड़की ने इग्नोर किया। लड़की ने फिर पूछा टाइम क्या हुआ है, लड़की ने फिर इग्नोर किया। लड़की ने जब चौथी बार पूछा तो जो उत्तर दिया वो हरियाणा की लड़की ही दे सकती थी। जैसे ही लड़के ने कहा मैडम टाइम क्या हुआ है तो लड़की ने कहा 4 जूते पड़ने में 2 मिनट बाकी है। अच्छा, हमारे हरियाणा में तो सर जिस स्कूलों से हम पढ़े हैं वहाँ की स्थितियाँ आपको अगर बता दूं, मुझे याद है हमारे जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आ गया। इंस्पेक्टर आया, इंस्पेक्टर ने आते एक बच्चे से पूछा, बोले बेटे बताओ हरियाणा के किसी सुप्रसिद्ध नेता का नाम बताओ। उसने कहा रामफल। रामफल ये कौन है? बोले मेरे पिताजी है, 5 साल पहले घर से गए थे, अभी तक लौटे नहीं, कहीं नेता ही बन गए होंगे। तो इंस्पेक्टर ने कहा पागल, तुम इतनी से समझ नहीं है, तुम कैसे विद्यार्थी हो, तुम्हें इतनी भी नहीं पता कि तुम्हारे राज्य में कोई अच्छा नेता कौन सा है। उसने कहा देखो इंस्पेक्टर साहब, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, दरअसल मैं कोई विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहा था। एक मास्टर आया, मास्टर ने कहा थोड़ी देर यहाँ विद्यार्थी बनकर बैठ जाओ, तुम्हें 10 रुपये मिलेंगे। अब 10 रुपये कौन देगा, आप या मास्टर? इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से में लाल। वो सीधा मास्टर के कैबिन में गया, बोले मास्टर जी क्या तमाशा लगा रखा है आपने, नकली बच्चे बिठा रखे स्कूल में। बोले देखिए सर गुस्सा मत करिए, दरअसल बात ये है असली तो मैं भी नहीं हूँ। असली मास्टर तो मेरे बड़े भाई साहब हैं। आज वो अपने लिए लड़की देखने शहर गए हुए हैं, इसलिए मुझे थोड़ी देर यहाँ बिठा कर गए हैं। इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से में और लाल। और सीधा प्रिंसिपल के कैबिन में, प्रिंसिपल साहब ये क्या तमाशा बना रखा आप लोगों ने, शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया है, नकली बच्चे नकली मास्टर। प्रिंसिपल बोला, प्रिंसिपल ने ड्रॉर खोला, 50,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ में रखी और बोला देखिए इंस्पेक्टर साहब बात ये है असली तो मैं भी नहीं हूँ। असली हेडमास्टर तो असली प्रिंसिपल तो मेरे पिताजी हैं, जो आज कोर्ट के एक मुकदमे के चक्कर में जाना पड़ गया उनको, वो मुझे बिठा कर गए हैं कि थोड़ी देर बैठ जाए कि इंस्पेक्टर आएगा, उसको 50,000 रुपये देना और फिर जिस भी रजिस्टर पर कहोगे वो साइन कर जाएगा। इंस्पेक्टर ने रजिस्टर उठाया, साइन करने लगा और बोला देखिए हेडमास्टर साहब शुक्र मनाइए कि मैं आया हूँ, कहीं अगर असली वाला इंस्पेक्टर आ जाता तो लेने के देने पड़ सकते थे। पर जो उत्तर हेडमास्टर ने दिया, साहब प्रिंसिपल ने दिया, उस उत्तर पर तालियां चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा मतलब वही तो इंस्पेक्टर साहब आपको सोचना चाहिए था, जिस स्कूल में बच्चे नकली, मास्टर नकली, हेडमास्टर नकली, वहां पैसे कैसे असली हो सकते हैं। बहुत अच्छे। उन स्कूलों से सर हम पढ़े हैं। एक हरियाणा की कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं कि हरियाणा के रामफल का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू लेने वाला भी कमाल कर रहा था। पूछा पहला ही सवाल, मच गया बवाल। बोला बताओ रामफल भैंस बड़ी की अकल। बताओ रामफल भैंस बड़ी की अकल। कोई और होता तो अकल ही कहता, पर चूंकि आदमी हरियाणा से था बोला साहब भैंस ही बड़ी होती अकल से। साहब बोले कह सकते हो तुम ऐसा कैसे, कोई कारण है तो बताओ, जरा विस्तार से समझाओ। रामफल बोला पहला कारण भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। पहला कारण भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। उसी दूध को पीकर हम बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं तो हमारी अकल भी बड़ी होती है। मतलब भैंस का दूध पीने से अकल बड़ी होती है, इसलिए भैंस अकल से बड़ी होती है। दूसरा कारण हम अकल को सिर पर लेकर चलते हैं, पर क्या आप भैंस को सिर पर रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भैंस अकल से बड़ी होती है। तीसरा और अंतिम कारण, कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है। कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है, इसलिए पूरी की पूरी भैंस अकल से यकीनन बड़ी होती है। साहब गुस्से में चिल्लाए ये फालतू के लॉजिक मत गिनवाओ, कोई ढंग की बात है तो बताओ। रामफल बोला देखिए सर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कवि का किसी जाति, पार्टी, धर्म या राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता। वो तो जो देखता है वही लिखता है। 70 साल की इस देश की आज़ादी के बावजूद देश में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता और सामाजिक विसंगतियां जब देखते तब कहीं लिखना पड़ता है। रामफल बोला जिस देश में राष्ट्रीय आपदा के समय भी की जाती हो राजनीति,
कोविड के समय हमने देखा सर कितनी राजनीति हुई, कि जिस देश में राष्ट्रीय आपदा के समय भी की जाती हो राजनीति, जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोध ये तय करती हो उसकी जाति, जहां नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पार्टी बदल लेते हैं, जहां नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पार्टी बदल लेते हैं, सवाल किससे पूछेगा साहब? सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। वाह वाह वाह। और जिस देश में सर अंतिम पंक्ति इस कविता की पढ़ रहा हूं कि जिस देश में राष्ट्रीय आपदा के समय भी की जाती हो राजनीति, जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोध ये तय करती हो उसकी जाति, जहां नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पार्टी बदल लेते हैं, सवाल किससे पूछेगा साहब? सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जिस देश में शेल्टर होम तक से बच्चियों के चीखों की आवाज सुनाई देती है, उस देश में यकीनन भैंस अकल से बड़ी दिखाई देती है। उस देश में यह शकल से यकीनन बड़ी दिखाई देती है। बहुत अच्छे। और बेटियों की बात चली है तो मुझे अंतिम रूप से एक पंक्ति याद आ जाती है साहब, कि हम अपने घरों में अपनी बेटी को बेटा कहकर बुला लेते हैं, परंतु अपने बेटे को कभी भी बेटी कहकर नहीं बुला पाते, क्योंकि जरूरत पड़ने पर एक बेटी का रोल भी अदा करती है, बेटे का रोल भी अदा करती है, परंतु दुनिया का कोई भी बेटा जरूरत पड़ने पर बेटी का रोल अदा नहीं कर सकता। बेटियों के समर्थन में 4 पंक्तियां कि वक्त के सांचे में अपने आप को ढाल लेती है, वक्त के सांचे में अपने आप को ढाल लेती है, मुश्किल कितना भी हो सवाल हल वो निकाल लेती है। जहां जहां और 2 दृश्य एक साथ याद करिएगा साहब, क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड के खिलाफ हारने के बाद जमीन की तरफ देखते हुए वो 11 खिलाड़ी, वो सुपरस्टार और हिमा दास 5 गोल्ड मेडल जीतकर आसमान की तरफ देखती हुई हिमा दास, 2 दृश्य एक साथ याद करिएगा, तब पंक्तियां सुनिएगा कि वक्त के सांचे में अपने आप को ढाल लेती है, मुश्किल कितना भी हो सवाल हल वो निकाल लेती है। जहां जहां बेटों ने झुका दी शर्म से गर्दने, वहां बेटियां आगे बढ़कर तिरंगा संभाल लेती है, वहां बेटियां आगे बढ़कर तिरंगा संभाल लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति संजय बंसल की। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आपकी तालियां, अगर आपको लगे कि अच्छी ओपनिंग हो गई है आज के इस कवि सम्मेलन की। और बहुत ही अच्छा सुनाया संजय भाई ने, मैं बधाई देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं, क्योंकि जितना अच्छा संजय ने सुनाया उससे कहीं अधिक अच्छा आप लोगों ने सुना। हम कभी पूरे देश की यात्राएं करते हैं, आदरणीय झाला साहब तो विदेशों तक की यात्रा करते हैं, और हमें पता है कि हमें कैसे कैसे श्रोता झेलने पड़ते हैं। तब मुझे लगा कि वास्तव में जो यहाँ आज रोटरी क्लब ने हमें श्रोता दिए हैं सुनने के लिए, वैसे श्रोता मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लास के श्रोता हैं, इनको इंपोर्ट भी किया जा सकता है। कैसे कैसे श्रोता में मिलते हैं कि कविता से लेना देना जिनका नहीं है कुछ, खाली पीली दावत उड़ाने चले आते हैं। घड़ी देखते रहेंगे कि कब ये कवि निपटे और फिर डिनर पे अटैक करें, या फिर अगर खाने का कार्यक्रम पहले हो तो फिर अपने बाहर की बाहर ही सटक लेंगे। कवि बेचारे खाली कुर्सियों को ही सुना करके अपने चले जाते हैं कि कविता से लेना देना जिनका नहीं है कुछ, खाली पीली दावत उड़ाने चले आते हैं, और कुछ पत्नी से पीड़ित पुरुष यहाँ चैन के 2 पल भी बिताने चले आते हैं। ग्लैमर की आस लिए श्रोता कुछ मन चले, उनको लगता है कोई कवित्री आएगी खूबसूरत सी, मंच पर नोक झोंक होगी, पर आप अपने आयोजकों से शिकायत करना क्यों नहीं बुलाई उन्होंने। हाँ, राकेश जी बोले जब 2-2 संजय हैं, इनमें ग्लैमर की क्या कमी है, कवित्री को बुला करके क्या करना हमें। कि ग्लैमर की आस लिए श्रोता कुछ मन चले, आँखियों की प्यास ही बुझाने चले आते हैं, पर कुछ कविता के रसिक तुम्हारे जैसे कवियों का हौसला बढ़ाने चले आते हैं। पर कुछ कविता के रसिक तुम्हारे जैसे कवियों का हौसला बढ़ाने चले आते हैं। अभी पीछे एक कवि सम्मेलन था भाई साहब, सारे कवियों ने खूब बढ़िया पढ़ा, संजय बंसल भी थे वहां पर, संजय झाला जी भी थे, सब श्रोताओं ने खूब अच्छा सुना, खूब तालियां बजाई, खूब ठाके लगाए,
परंतु भाई साहब एक श्रोता अगली पंक्ति में बैठा, पूरे कवि सम्मेलन में टस से मस नहीं हुआ। पूरे कवि सम्मेलन में उसका एक ही पोज। झाला साहब आए, ये भी सुना करके चले गए। अगला बंसल जी आए, और कवि आए, मेरा नंबर आया भाई साहब। अब मैंने जैसे ही कविता पढ़नी शुरू की, उसने जोर का ठाका लगाया। मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। मैं कि यार अपनी कविता में दम है। मैं कार्यक्रम के बाद आयोजक से मिला, मैंने कि अपनी कविता में दम है भाई साहब, ये कोई भी कवि आपके श्रोता को हंसा नहीं सका, मैंने हंसा दिया। बोला भाई साहब पहली बात सुन लो, जिस श्रोता की बात कर रहे हो वो जन्म से गूंगा और बहरा है। बोला तेरी शक्ल देख करके ही हंस लिया होगा, कविता में कोई दम। पुनः आप सभी को नमन करता हूं, और मैं देख रहा हूं यहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद में महिलाओं की भी उपस्थिति है। महिलाओं को भी मैं विशेष प्रणाम करता हूं, क्योंकि आजकल महिलाएं भी कितनी तरक्की पा गई कि देखते ही देखते सारे जहां में छा गई। कि आजकल महिलाएं भी कितनी तरक्की पा गई कि देखते ही देखते सारे जहां में छा गई। रेल, बस, एरोप्लेन सब कुछ चला सकती हैं ये, बनकर कमांडो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती हैं ये। खेल में, व्यापार में इनका ही अब सिक्का चले। क्या है कोई विभाग जो इनके बिना आगे बढ़े? क्या है कोई विभाग जो इनके बिना आगे बढ़े? दमकल विभाग में मगर, फायर ब्रिगेड में मगर आती नहीं है ये नजर। फायर ब्रिगेड में मगर आती नहीं है ये नजर, क्योंकि माना कि ये सारी दुनिया कदमों में झुका भी सकती हैं, पर आग बुझाना काम ना इनका, बस आग लगा ये सकती हैं। मैं देख रहा हूं यहां भी अच्छे खासे लोगों के घरों में अच्छी आग लगी हुई है। मेरे घर में भी 24 साल पहले आग लगी थी। अभी 1 महीने बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी फिर आ रही है, 26 जनवरी को, जब इस देश का संविधान लागू हुआ था। नहीं हंस लो, इसमें क्यों इतना शर्मा रहे हो? मुझे याद है इस साल 26 जनवरी जब आई थी कि शादी की सालगिरह पर हम दोनों ने मंदिर में जाकर श्रद्धा से नवाया शीश, एक दूजे के वास्ते ईश्वर से लिया आशीष। कि शादी की सालगिरह पर हम दोनों ने मंदिर में जाकर श्रद्धा से नवाया शीश, एक दूजे के वास्ते ईश्वर से लिया आशीष। कि तभी मेरी पत्नी के हृदय में कुछ प्रेम भाव जागा और बांधने लगी वो मन्नत वाला धागा। आपने देखा होगा और करा भी होगा, किसी भी मंदिर में जाते हैं, धागा बांधते हैं अपनी किसी मन्नत पूरी होने की आशा के साथ। कि तभी मेरी पत्नी के हृदय में कुछ प्रेम भाव जागा और बांधने लगी वो मन्नत वाला धागा। कि तभी वो धागा बांधते बांधते अचानक रुक गई, थोड़ा सहमी, फिर ठिठकी और 2 कदम पीछे हट गई। ये नज़ारा देखकर मैं हुआ बहुत हैरान। बोला मेरी जान क्यों बदल दिया इरादा, मन्नत वाला धागा क्यों नहीं तुमने बांधा? वो बोली हे नाथ, मैं मांग रही थी भगवान से कि आपकी जिंदगी से तमाम मुसीबतें हटा दे। फिर ये सोचकर रुक गई कि कहीं भगवान मुझे ही ना निपटा दे। मैं बहुत सम्मान करता हूं बेटियों का। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते। वो एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और प्रत्येक सफल कवि के पीछे, ये 2 सफल कवि बैठे हुए हैं, एक महिला की लात होती है। कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात।
मैं बहुत सम्मान करता हूं बेटियों का, दिल से सम्मान करता हूं, अपने हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं, और सबसे ज्यादा अपने ससुर की बेटी का सम्मान करता हूं, और उससे भी ज्यादा अपने ससुर की छोटी बेटी का सम्मान करता हूं। कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और काली दास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। प्रेम मोहब्बत पर मैं कोई लिखता नहीं हूं। ये हमारे संजय बंसल अभी बढ़िया बढ़िया कविता सुना करके गए थे, यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे बोल करके गए थे, पर पहले बहुत शर्मीला था ये जब नरवाना में रहता था। ये मुंबई आकर के थोड़ा स्मार्ट हो गया, हवा लग गई माया नगरी की इसको। नहीं भाई साहब, पहले से एक छोरी निपट रही थी, कई दिनों तक परेशान घूमता रहा, मुश्किल से एक लड़की पटी इससे। अब उसको लेकर के गया डेट पर, बहुत नर्वस घबराया हुआ कि कहीं गलती से ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं लड़की किसी बात पे नाराज ना हो जाए। उसके हाथ जोड़ करके बोला डार्लिंग, ये मेरी पहली डेट है, नाराज मत होना, कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना। और अपना तो भाई साहब स्कूल टाइम में ही एक्सपीरियंस ऐसा हो गया था कि स्कूल टाइम में पढ़ाई से मैं था ऐसा भटका कि फिल्म देखने का मुझे लग गया था चस्का। अक्सर स्कूल से बंक मारकर फिल्म देखने चला जाता था और नए नए बहाने घड़कर पिटाई से भी बच जाता था। परंतु उस दिन तो दोस्तों कमाल ही हो गया कि मास्टर जी ने मुझे रंगे हाथ थिएटर में पकड़ लिया और आव ना देखा ताव, वहीं पर मेरे मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। और अब मैं भी लगा बिलबिलाने और मास्टर जी लगे समझाने। बोले बेटा, इस अमूल्य समय को यूं ना व्यर्थ गंवाओ, चूंकि तुम हो विद्यार्थी इसलिए फिल्मों का चक्कर छोड़ो और सिर्फ विद्या में ही अपना मन लगाओ। मैंने कहा गुरुजी यकीन मानिए, मैं सिर्फ और सिर्फ विद्या में ही अपना मन लगा रहा हूं। आपकी कसम, पिछले 1 महीने से विद्या को अपने ही पैसों से फिल्म दिखा रहा हूं। और तो और इंटरवल में उसके पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का खर्चा भी मैं ही उठा रहा हूं। मास्टर जी मेरी बात सुनकर उनको हो गया एहसास कि इन हालात तो लड़का हो नहीं पाएगा पास, और उन्होंने मेरे पिताजी के भर दिए कान, और पिताजी ने भी आव ना देखा ताव, मेरी कड़ी निगरानी का जारी कर दिया फरमान। और तभी से दोस्तों मेरी फिल्मों की लत और विद्या का साथ दोनों ही छूट गए। इन 2 बुड्ढों के चलते विद्या में इन्वेस्ट किए मेरे सारे पैसे डूब गए। ये लफ्फाजी बहुत देर तक हो सकती है, परंतु दोस्तों मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं झाला साहब को सुनने में आए हैं, और मुझे कोई अपने ऊपर भ्रम भी नहीं है। मैं सीधे सीधे एक कविता, क्योंकि मुझे पता है अब जो आप कविता सुनने की मानसिकता में आ चुके हो, एक रचना आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ, जिस रचना से मुझे पूरे देश में सम्मान मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। झाला साहब आपका आशीर्वाद चाहूँगा। सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के कविता निवेदित करता हूं कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया, बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। आपने देखा होगा कि शादियों में अक्सर दूल्हे की सालियां ये जूते चुराने का काम करती हैं, परंतु आज तक ये नहीं पता चला कि मंदिर मस्जिद के बाहर कौन साले आकर के जूते चुरा जाते हैं। अच्छा, साइंस ने भी कितनी तरक्की कर ली है, क्या क्या चीजें आ गई है, जीपीएस, सैटेलाइट, किसी भी चीज को कहीं से भी लोकेट कर सकते हो। परंतु आज तक साइंस ने भी ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया जो मंदिर और मस्जिद के बाहर खोए हुए जूतों को ढूंढ कर ला सके। परंतु दोस्तों एक चीज भूल रहे हो आप, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, अभी पीछे उनका जो फेवरेट टाइम स्लॉट है ना 8 बजे,
8 बजे रात को जब भी आते हैं पूरे देश में हलचल मच जाती है। परंतु इस बार वो बहुत काम की बात बता करके गए। उन्होंने क्या कहा टीवी पर कि बहनों और भाइयों, अगर आप अपने जूते चप्पल आधार कार्ड से लिंक करवा ले तो उनको भी ढूंढा जा सकता है। मुझे तो याद आता है कभी दिलावर साहब ने कहा था कि जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, मुकद्दर देखिए रोए वहीं पर, और हुए मस्जिद से गुम जूते हमारे, जहां से पाए थे खोए वहीं पर। कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया। बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। मैं मन ही मन बिलबिलाया, पुजारी पर चिल्लाया। पुजारी ने कहा, श्रीमान क्यों होते हो परेशान, मंदिर पर इल्जाम लगाते हो, पर उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हो, पर उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हो, जो बन चुका है खुद लोकतंत्र के लिए खड्डा, क्या उससे भी बड़ा है कोई डाकू चोर लुटेरों का अड्डा? क्या उससे भी बड़ा है कोई डाकू चोर लुटेरों का अड्डा? व्यर्थ ही इतना शोर मचाया है, सिर्फ जूते ही तो चुराए हैं, कौन सी बड़ी धन माया है? बोला यहाँ इस देश में लाखों करोड़ों अरबों के घोटाले हो जाते हैं और तूने एक जोड़ी जूते के पीछे आसमान सिर पर उठा लिया। बोला व्यर्थ ही इतना शोर मचाया है, सिर्फ जूते ही तो चुराए हैं और कौन सी बड़ी धन माया है? और पुजारी की इन बातों ने मुझे अंदर तक हिला डाला और मेरे कवि हृदय ने तुरंत जूतों पर पूरा पुराण लिख डाला। अब अपने दुखी मन की व्यथा आप सबको बताता हूं, जूते को सिर्फ जूता समझने वालों, तुम्हें जूते की पूरी महिमा सुनाता हूं। तो यहां से कविता आरंभ होती है। कहीं लगे कि आपके मन की बात को मैंने शब्द देने में थोड़ी सी भी सफलता अर्जित की हो तो आपका आशीर्वाद मिले मुझे कि जूता जो वैसे तो पैरों में पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मजा आता है। पर कईयों को जो, अच्छा आपने देखो कि आइसक्रीम के जैसे अलग अलग फ्लेवर होते हैं, वैसे ही जूते के भी अलग अलग फ्लेवर होते हैं। कि जूता वैसे तो पैरों में पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मजा आता है। और अगर यही जूता पानी में भिगो कर खिलाया जाए तो खाने वाले का मजा दोगुना हो जाता है। और हो अगर जूता चांदी का तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और अगली पंक्तियां इस पूरे सदन को समर्पित करता हूं, और रोक सको तो अपने हाथों को रोक कर दिखाना कि हो अगर जूता चांदी का तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और जिस किसी को इन जूतों का प्रसाद माँ बाप या गुरुओं के हाथों मिल जाता है तो फिर यकीन मानना उसका तो पूरा जीवन ही संवर जाता है। तो फिर यकीन मानना उसका तो पूरा जीवन ही संवर जाता है। मगर गलती से अगर किसी को जूते खाने की लत लग जाए तो दोस्तों वो जूतों का यार कहलाता है। और ऐसे लोग जूते के प्रति अपनी पूरी ईमानदारी बरतते हैं। वो ना प्यार की ना तकरार की, वो तो सिर्फ जूतों की ही भाषा समझते हैं। और जूतों का भी अपना गौरवमय इतिहास है, समय आने पर स्वयं को सिद्ध किया खास है। इतिहास से एक तर्क आप लोगों के बीच में रखता हूं, अगर आपको लगे कि सच्ची बात कह दी हो तो फिर से पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं कि जूतों का भी अपना गौरवमय इतिहास है, समय आने पर स्वयं को सिद्ध किया खास है। जूतों के पूर्वज जिन्हें कभी चरण पादुका या खड़ाओं के नाम से जाना गया था, एक समय उन्होंने ही 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया था। बहुत अच्छे यश, बहुत अच्छा है लाइन, बहुत अच्छी लाइन। एक समय उन्होंने ही 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया था। और जूता भले ही अपने मुंह से कुछ न कह पाता है, परंतु पहनने वाले की समाज में औकात दिखा जाता है।
परंतु पहनने वाले की समाज में औकात दिखा जाता है। जूता जो बन चुका हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है, जीवन में दिखाता ना जाने क्या क्या रंग है। मात्र कुछ उदाहरण आप लोगों के बीच में रखता हूं कि ये जूता 2 पीढ़ियों को जोड़ने के भी काम आता है, क्योंकि कहा है कि जब बाप का जूता बेटे के पांव में आ जाए तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। और जरा भी हैरान मत होना दोस्तों, ये जूता कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों को भी फेल कर जाता है। और जरा भी हैरान मत होना दोस्तों, ये जूता कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों को भी फेल कर जाता है, क्योंकि सिर्फ सूंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। सिर्फ सूंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। और जब कभी ये जूता ऊंची ऊंची गगनचुंबी अट्टालिकाओं के भाल पर सज जाता है तो बुरी नजर से बचाकर एक माँ का फर्ज निभाता है। और ये जूता कभी यूं भी काम आता है कि सरफिरे आवारा मजनुओं के सर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है। कि सरफिरे आवारा मजनुओं के सर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है। और जिसका कोई नहीं, बुरे वक्त में जूता ही उसका साथ निभाता है। जिसका कोई नहीं, बुरे वक्त में जूता ही उसका साथ निभाता है। कैसे कि वर की तलाश में भटकता लड़की का गरीब बाप हो, या नौकरी की तलाश में सड़कों की धूल फांकता बेरोजगार हो, घिसा लेता है ये अपने तन को और अपनी जान पर खेल जाता है। नुकीले पत्थर, राहों के कांटे या तपती रेत, सभी के जख्मों को हंसकर खुद ही सह जाता है। सभी के जख्मों को हंसकर खुद ही सह जाता है। और ये जूता सिर्फ दुख में ही नहीं, खुशियों में भी साथ निभाता है। सिर्फ दुख में ही नहीं, खुशियों में भी साथ निभाता है। शादी के शुभ अवसर पर अक्सर दूल्हे की सालियों का जी ललचाता है। शादी के शुभ अवसर पर अक्सर दूल्हे की सालियों का जी ललचाता है। और जूता चुराने के बदले शगुन के तौर पर इनाम भी दिया जाता है। और आजकल ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर चढ़ा जाता है। और आजकल ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर जड़ा जाता है। और वैसे ये जूता एक और काम में भी लाया जाता है, जब बड़े ही बेआबरू और टेढ़े किस्म के लोगों को हार बनाकर पहनाया जाता है। जब बड़े ही बेआबरू और टेढ़े किस्म के लोगों को हार बनाकर पहनाया जाता है। और आखिर में एक राज की बात बताता हूँ, कहने में थोड़ा शर्माता हूँ कि आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर डर कर कविता सुनाता है, क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार लुटाता है। और ये सच्ची बात बता रहा हूं अनुभव की। अभी पीछे मुंबई में एक कवि सम्मेलन था, संजय बंसल उसका संचालन कर रहे थे। आप जैसे श्रोता हर जगह नहीं होते। वहां जैसे ही मैंने कविता पढ़नी शुरू की, सामने से श्रोता में से एक ने जूता फेंक के मारा। मैं घबरा गया, नर्वस हो गया। मैंने कि संजय भाई बैठ जाऊं क्या? बोला एक जूते का करेगा भी क्या, एक और सुना चल। कि आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर डर कर कविता सुनाता है, क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार लुटाता है। और अब तो देख देख कर मेरा मन रोता है कि चाहे हो जूता या फिर जनता,
कविता की अंतिम प्राण पंक्तियां आप लोगों की अदालत में रखता हूं और आप सभी से विदाई की तालियों की अपेक्षा रखता हूं कि अब तो देख देख कर मेरा मन रोता है कि चाहे हो जूता या फिर जनता, दोनों को ही मंजिल पाने तक फुसलाया जाता है, झूठे वादों की चिकनी चुपड़ी पॉलिश से चमकाया जाता है और मंजिल मिलने के बाद दोनों को ही बिसराया जाता है और आखिर में जूतों को मिलता है कोना और जनता को पड़ता है रोना और जनता को पड़ता है रोना और जनता को पड़ता है। आपका शुक्रिया अभिनंदन करता हूं और दोस्तों, बिना किसी भूमिका के उस बड़े नाम को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिनका नाम होता है संजय झाला। और जब उनको आमंत्रित करना होता है तो देश के किसी भी संचालक के पास शब्द कम पड़ जाते हैं और मैं तो वैसे भी अभी नौसिखिया हूँ, इनके चरणों में बैठकर एक कविता का विद्यार्थी हूँ जिसे कविता का कह भी नहीं आता। सिर्फ निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी घनघोर तालियों से वैसी तालियों से आमंत्रित करना जैसी तालियां अभी तक इस सदन में बची नहीं। जोरदार तालियों से आवाज दीजिए संजय झाला जी को। मैं आप सब लोगों की ओर से, उपस्थित तमाम महनीय महानुभावों की ओर से, तमाम रोटेरियंस की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। जिंदाबाद। कि आप लोग तो स्वागत की मुद्रा में बिल्कुल हैं नहीं। अब हम स्वावलंबी और आत्मनिर्भर लोग हैं। खुद की इज्जत खुद के हाथ में है, कोई करे या नहीं करे इससे क्या फर्क पड़ता है। एक पति अपने बालक को उठाकर जा रहा है, ये भारतीय पति की गति अंत तो गत्वा यही होती है। बेचारा कोई कार्यक्रम पूरी तरीके से नहीं देख पाता है। भाभी जी यहीं होंगे शायद, हैं? कोई बात नहीं, आप बच्चे खिलाइए और कीजिए ब्याह। आप लोग ये सब कोई बात नहीं है। बच्चे, ये ऊपर जो बच्चे जिन्होंने उत्पन्न करके हमारी छाती पर छोड़ दिए हैं, आप बच्चों थोड़ा सा, हाँ, नीचे बच्चों से कई बार गलती हो जाती है और गलती से बच्चे भी हो जाते हैं। बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे ऋष्यमुख पर्वत पर चंड मुंड रुंड मकराक्ष और कटाक्ष बैठे हों। बहुत ही हैं, आप थोड़ा जीवंत होकर बैठ जाइए। आपके और भोजन के बीच में मैं हूं। भोजन अभी आप खाकर आए हैं, फिर जाकर खाएंगे। मैं भारतीय व्यक्ति दो ही स्थितियों में बहुत उदारता पूर्वक खाता है, या तो भोजन निशुल्क हो या फिर पैसे दिए हो। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपने तो दिए होंगे। अनंत संभावनाएं हैं इस देश में खाने की। थोड़ी देर में स्टार्ट में, आधा घंटा तो मुझे स्टार्ट होने में लगता है। ये रोशनी जो सीधी आंखों पर आ रही है, हाँ अब आपने बहुत अच्छा कर दिया मेरे लायक। छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए।
ये ऐसे ही आती रही तो मेरा नाम संजय है, मैं धृतराष्ट्र भी हो सकता हूँ। थोड़ा सा इसे कम कर दें इसे। हाँ, वेरी गुड, वेरी। इन पर रोशनी होनी चाहिए। और 2 लोकतांत्रिक आत्माओं का प्रवेश हुआ है। आइए आइए, स्वागत है आपका। आप सही समय पर आ रहे हैं, वो तो हम ही कुछ जल्दी आ गए हैं सर। कहाँ थे आप? जमाने के बाद आए हैं। बहुत। आप वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ परफॉर्म किया था, वही लोग हैं ना? मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ बोलना चाहता हूं। जितनी देर आपका सुनने का मन होगा मैं जरूर पढ़ूंगा, लेकिन मैं अपने क्रम में हूं, अपनी पारी में हूं। आपने जो यहां प्रदर्शन किया, ये नाट्य प्रस्तुति परक जो प्रदर्शन किया है, और जल का विशेष महत्व बताया। संजय, तुम तो कवि हो, तुम्हें पता नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, रसोहम अप्सु कौन्तेयः, हे कुंती पुत्र, मैं रसों में जल हूं। और जिस तरीके से हम जल को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी आंखों तक में पानी नहीं रहा। हालांकि यश, कुछ लोगों को तो चुल्लू भरी ही काफी होता है, लेकिन आपने इतना शानदार संदेश इस मंच से दिया है। मैं चाहूंगा एक बार रंगला और कहां हैं आप दोनों, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। ये आप नृत्य की मुद्रा में आ गई हैं। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं जैसा आप कर रही हैं। आपने बहुत शानदार। मैं चाहूंगा पूरा सदन एक बार उल्लास, उन्मुक्तता और मस्ती के साथ अपने कलाकारों को रेखांकित करे। जरा जोरदार तालियां एक बार आप बजा। वैसा ही कर दो, इसका ब्रेक बढ़ा दो, इनको खत्म करो। आइए, जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। जाने वालों को कौन रोक सका है? जो आया है उसका जाना निश्चित है, लेकिन कोई इस प्रकार चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब व्यवस्थित हो गए हैं। आइए, इस बोतल में जल ही है ना, क्योंकि समय भी वही होने वाला है। मैं तो डर रहा हूं। शुद्ध जल है, जल है तो कल है। आप लोग बहुत जीवंतता के साथ आपने काव्य पाठ सुना। मैं बहुत पहले भी औरंगाबाद आया हूं, लेकिन इतनी शानदार ऑडियंस। आप रोटेरियंस हैं। मैं आपके सम्मान में केवल एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि अगर सेवा को, संवेदना को और सद्भावना को मिला दिया जाए, उसका सम्मिश्रण कर दिया जाए, तो रोटेरियंस बनता है। मैं बहुत से संगठनों को देखता हूं, उनका काम भी देखता हूं, और भगवान कहते हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। जिस सेवा के लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़े हैं, मैं आपको अनंत शुभकामनाएं अपनी और अपने साथियों की तरफ से देता हूं। और इसका इको तो नहीं है ना? हाँ, ये जो काले वस्त्रों में खड़ा है, तुम बैठ सकते हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फोटोग्राफर। आइए, मैं बात प्रारंभ करता हूं अपनी। तुमने बहुत सी बात की, पॉलिटिशियंस की बात की, किसी ने लुगाई की बात की। तुम आराम से बैठो ना, तुम्हें क्या। हाँ, ताकि सोफा भी सांस ले सके वो।
बिल्कुल घटोत्कच वाली मुद्रा में आप बैठे हुए हैं। पॉलिटिशियंस की बात की मैं यहीं से करता हूं, थोड़ी थोड़ी बात सबकी करूंगा और अपनी समय सीमा में मैं समाप्त करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि भोजन आपकी बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। देखिए मित्रों, राजनेताओं की मैं क्या बात करूं। एक समय था कि जब वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन को लिखने के लिए भगवान कृष्ण जैसा किरदार मिला, जब तुलसीदास को लिखने के लिए भगवान राम जैसा चरित्र मिला, अब हमारी तकदीर में यही लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। गजब। मेरी बात सुनने और समझने के लिए न्यूनतम पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है। हो सकता है आपको कल समझ में आए जो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन आप बताते रहें कि आपको समझ में आ रही है। मित्रों, मैं कुछ किरदारों का जिक्र करता हूं और आप जो सब लोग जिस धरती से है, मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो शौर्य, शक्ति और साहस की धरती है, पराक्रम की धरती है। महाराष्ट्र को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं कुछ ऐसे राजनीतिक किरदारों का जिक्र करना चाहता हूं। मैं एक ऐसा नाम लेना चाहता हूं, वो इतना मासूम है, इतना मासूम है कि अगर नाव में बैठकर जा रहा हो और गलती से नाव में एक छेद हो जाए तो वो पानी निकालने के लिए बगल में ही दूसरा छेद कर देता है। आप बता सकते हैं? वो राहुल गांधी नहीं हैं, वो हैं श्री राहुल गांधी। कांग्रेस का इतना बड़ा नेता है, भारत जोड़ने के लिए जो निकला है। हाँ, आप लीजिए, आप लोग आनंद लेना। राजनीतिक किरदारों का मैं अपनी बात यहीं से प्रारंभ करता हूं। तू छोड़ देना यार इसको, माइक को छेड़ रहा है। भारतीय व्यक्ति, छेड़ने को कोई नहीं मिला तो माइक को छेड़ रहा है। इसको छोड़ दे। मेरा ध्यान उधर चला जाता है जैसा तो करता है। वो राहुल गांधी गए एक बाबा जी के पास में। इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, अभी वो राजस्थान आए अपनी बात प्रारंभ करने से पहले, और उन्होंने, आपने देखा होगा, वो एक दृश्य देखा होगा, एक बुढ़िया के यहाँ चले गए। वो खेती करती थी और घास काटती थी। दो लोगों ने, राहुल जी ने अपने हाथ से घास काटा, तो पत्रकारों ने उससे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? तो बोले, क्या शानदार घास काटा है, घास काटने वाला ऐसा व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बोले, तुम इनसे क्या मांगती हो? बोले, कुछ नहीं, मैं बुढ़िया हो गई हूं, मेरे हाथ पांव काम नहीं करते, अगर ये सुबह शाम आधे घंटे आ जाएं तो आप आनंद लेना। मैं बात प्रारंभ करता हूं, एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दें। वो राहुल जी गए बाबा जी के पास में और बाबा जी से जाकर बोले, बाबा बाबा, हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा बोला, बेटा हाथ ही क्यों, थोड़ा बहुत तुम मुंह दिखाने लायक भी हो गए हो। बोले, बाबा हमारा हाथ देखकर ये बताइए कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता। बोले, बेटा तूने सोची तुझे जिंदगी भर बहू क्यों नहीं मिली, तू बहुमत की बात करता है। बोले, मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। तो बाबा ने उसकी कुंडली ली और गंभीरता से बोला, बोले, बेटा तेरी कुंडली में दो बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए हैं जो तेरा सारा काम खराब कर रहे हैं। बोले, कौन से बड़े ग्रह बाबा? बोले, पहला ग्रह तो है शशि थरूर, और बोले दूसरा है दिग्विजय सिंह। बात का आनंद लेना यहां से लेकर वहां तक। बोले, दूसरा है दिग्विजय सिंह। बोले, बाबा ये कैसे बड़े ग्रह हैं? बोले, ऐसे बड़े ग्रह हैं बेटा, तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। बोले, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोला, बेटा तेरी मम्मी। अब आनंद लेना। बोले, वो कैसे? बोले, वो ऐसे कि जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए थे, मम्मी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया।
और ताली पूरा सदन इस बात पर बजा दे कि जिस उम्र में तुझे रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। जिंदाबाद। गजब गजब। बड़े नेता हैं साहब, बड़े नेताओं के साथ। मैं तो ऐसा नहीं है साहब, राहुल जी, आई लव मोदी जी आल्सो। ये तुम बैठ जाओ, ये बच्चा, तुम क्यों बताना चाहते हो कि भारतीय पतियों की यही स्थिति होती है? जहां देखो यही दुर्दशा मिलती है। अब आई लव मोदी जी आल्सो। और मैं एक कवि होने के नाते ये बात कहना चाहूंगा, ऋग्वेद ये कहता है, आप सब सुधी श्रोता हैं, असारे काव्य संसारे कविर एवं प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथैदम परिवर्तते। इस संसार में कवि की तुलना ब्रह्मा जी के साथ की गई है, क्योंकि वो जैसा चाहता है वैसा लिखता है, वैसा सृष्टि का निर्माण करता है, उसको ध्वंस करता है। कवि किसी पार्टी का ना अधिवक्ता प्रवक्ता नहीं। आप लोग आनंद लेंगे। आई लव मोदी जी आल्सो। उनको बनाने के बाद में ब्रह्मा जी ने अपने हाथ लाइफ बॉय साबुन से धोए। और अब कहा, अब क्या मनुष्य बनाना यार, ये सृष्टि का अंतिम मनुष्य मैं बना चुका हूं। गजब। आप सुनेंगे तो आनंद, मोदी जी भी सुनेंगे तो आनंद लेंगे। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता हूं, बट आई लव मोदी जी, क्योंकि तुमने बात की धारा 370 की। मोदी जी ने जो उसकी 185 की है। गजब। 185 का जवाब नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं कहां बोल रहा हूं? देश में ऐसा चमत्कारी व्यक्ति पहले कभी नहीं मिला। हर बात में चमत्कार, हर बात में चमत्कार। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले बाल दिवस पर शिक्षकों को संबोधित किया था। आपको कुछ याद आ रहा है? और शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया था। मेरी लुगाई मुझसे पूछ रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पर भी संबोधित करेंगे क्या? अगले को तो संबोधित करना है। अब केवल, और ये बिल्कुल सत्य घटना है, व्यंग विद्रूपता और विसंगति का आनंद लेना। खुद मोदी जी आनंद लेंगे। है देश के बड़े नेताओं को सुना, आप लोग मस्ती लेना, एक एक पंक्ति पर ध्यान देना, और बिल्कुल सत्य घटना है। आदरणीय मोदी जी ने हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया। ये आप अखबार देख सकते हैं, हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया और सबसे बोले कि तुम सब अपने आप को हनुमान समझो। और मुझे नहीं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं था, उनका आशय यही था। मुझे रहा तभी अचानक एक वानर, क्षमा कर, एक सांसद खड़ा हुआ और मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर बोले प्रभु, फिर क्या माता जी का पता लगाने जाना है क्या? मोदी जी ने योगी जी को बुलाया, मिस्टर योगी, मिस्टर योगी, इधर आओ। इस सांसद का नाम क्या है? योगी जी बोले, बदलना है क्या? ताली वाली बजा दो यार, अगर कुछ समझ में आए। बोले इसका नाम है यूसी अंबवत। मोदी जी ने कहा, इसे पीछे ले जाओ और इसको तुसी लंबवत कर दो। ये राजनीति के चरित्रों में से, पात्रों में से हास्य निकलता है। लेकिन साहब, इस देश को उस जैसा तपस्वी मिला है, इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए, और वो आपकी धरती ने दी। भारत माता की जय नहीं दोस्त, ये युग बदल गया है। मैं भारत माता की जय के खिलाफ हूं। अगर आप जय बोलना चाहते हैं तो बोलिए भारत बाप की। क्योंकि गुजरात ने उसे दुनिया का बाप बना दिया है।
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। माँ, हाँ, आप अगर ऐसा करेंगे तो उनके प्रति मेरा अनुराग और उमड़ आएगा, और मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना कर दूं, आप लोग इसी मस्ती के साथ सुनते रहे। क्या क्या बात कर रहा था तू? लुगाई की बात कर रहा था, लुगाई की बात कर रहा था। यूसी लंबवत। हाँ, कोरोना देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना की अवधि कितनी क्रूर अवधि रही, उसमें आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं भगवान से कामना करता हूं। आज चीन की जो हालत आप देखेंगे मित्रों, मैं यूएस गया था, मार्क ट्वेन के घर मैंने एक वाक्य लिखा हुआ देखा, वी हैव नो मोर राइट टू कंज्यूम द हैप्पीनेस विदाउट प्रोड्यूसिंग इट। हमें प्रसन्नता का उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं है अगर हम उसे उत्सर्जित नहीं कर सकते। आपको ये शून्य, ये ब्रह्मांड, ये निर्वात आपको वही देगा जो आप इसे दे रहे हैं। चाइना को आज वही मिल रहा है जो चाइना ने दुनिया को दिया है। लेकिन हमने कोरोना में से हाथ से निकाला। तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं पहली बार नहीं, इसमें उठने की भी आवश्यकता नहीं थी, ये तो वहीं से भी लिया जा सकता था। आदमी भावुक हो जाता है वो, और पता नहीं भावुकता में क्या क्या कर देता है। हमने कोरोना में से हाथ से निकालने का प्रयास किया। मित्र, बंधु, बालक, कोरोना में से सर नहीं, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और निश्चित रूप से आप मुख्य अतिथि हैं। हाँ, गवर्नर साहब, इनानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। लेकिन जो शानदार व्यवस्थाएं आपने की हैं हमारे लिए, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत मशकूर, बहुत ममनून हूं रोटरी क्लब का कि आपने मुझे याद किया। मैं चाहूंगा आप अपने सम्मान में एक बार तालियां बजा लें। कोरोना ने दुनिया को रुलाया, लेकिन हमने हंसाया। पता नहीं सर, हमने कौन से ऐसे कर्म किए थे अथवा कांड किए थे कि कोरोना ने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, परस्पर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और सब किस किस पर कैसा वज्रपात हुआ। बात का आनंद लेना, बात की मस्ती लेना कि वो लोग जो तुमने बात कही, सौंदर्य का रसपान करने के लिए जो लोग घाट घाट घूमते थे, ये देखिए उसी गोत्र के कुछ बैठे हुए हैं। भाई साहब, इधर इनके सम्मान में तालियां बजाइए। देखिए, मैं आपकी मित्रता को प्रणाम करता हूं। आप ये कह रहे हैं कि ये बैठा है बगल में, जो आप जैसे मित्र हो तो शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। हाँ नहीं, मेरा तो अनुभव है साहब, मैं अनुभव के आधार पर बोलता हूँ। जो तुम कह रहे थे, मैं तुम्हारी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो लोग सौंदर्य का रसपान करने के लिए घाट घाट घूमते थे, वो साले जलपान करके खाट पे ऊँगते रहे। ये कोरोना ने उनकी स्थिति बना दी। और बात का आनंद लेना प्रेमियों के लिए तो साहब, भाई साहब, आप तालियां बजाएंगे इस बात पे। प्रेमियों के लिए कोरोना प्रेम चौपड़ा बनकर आया। साड़ों को वैलेंटाइन डे के दिन क्वारंटाइन कर दिया। अच्छा, जो लोग ब्याह के लिए मरे जा रहे थे कोरोना में, साहब देखिए ताकत, देखिए भारतीय व्यक्ति कितना आशावादी होता है। कोरोना में भी ब्याह किया, सफेद कोरोना किट पहनकर ब्याह किया। ऐसा लग रहा था जैसे दो प्रेतात्माओं का ब्याह हो रहा। और ये जो भारतीय पति यहां बैठे हुए हैं साहब, कोरोना ने इन पतियों को पतित होने से बचाया, इनका पतन होने से बचाया। यशदीप, क्योंकि आदमी को घर में ही रहना पड़ा और परिणाम स्वरूप अपनी ही लुगाई से प्रेम करना पड़ा। ये कोरोना ने हमें दिया, ये कोरोना ने हमें दिया। लेकिन जो बात मैं समझ रहा हूं, समय की सीमा, एक पंक्ति मैं आपको सुनाता हूं मित्रों। आपने जो मैसेज दिया मेरे मस्तिष्क में कौंध रहा है। मैं अपनी बात को विराम दूं। अरे लुगाइयों की क्या बात करते हो तुम? लेकिन इसमें क्या हंसने की क्या बात है? भारतीय पति देखिए आप, ये गया एक बाबा जी के पास में। अरे बोले बाबा,
बाबा घराड़ी बस में नहीं आती, लुगाई बस में नहीं आती। बाबा औरंगाबाद का था। अरे बोले बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। अरे बोले बाबा कार में नहीं, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके 6-7 चिमटे मारे। बोले साले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। अच्छा इन दोनों में मैं कहां था कहां गया, दोनों में संवाद आगे बढ़ता है। अरे बोले बाबा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लुगाई चीज क्या है, ये नारी चीज क्या है। यहां मात्र शक्ति बैठी है, मैं आपको समर्पित करता हूं। बाबा बोला बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। अरे बोले पुरुष क्या है? बोले ये बेचारा सहन शक्ति है। अरे बोले बाबा मुझे आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि शादी क्या है, विवाह क्या है। बात पर एक श्रोता आनंद लेगा। बोले बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती। गजब 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 गजब। अरे बोले बाबा तू बाबा जी हो गया, अभी भी लुगाई पर अटका हुआ है क्या? अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता है? बाबा बोला अभी भी उतना ही करता हूं, और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। अब साहब ऐसा होता है भारतीय पति। पिछले दिनों साहब मेरी पत्नी बीमार हो गई थी हॉस्पिटल में। वो मुझसे बहुत रुआंसा होकर बोली लगता है मैं जिंदा नहीं रहूंगी। पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं भारतीय पति सर, आदर्शवादी पति। मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना, तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। ये भारतीय पति आशावाद जागता। अरे बोले यार मैंने तो बता दिया, तू बता तू बाबा जी कैसे बना? बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, लुगाई को हनीमून मनाने के लिए मैं हरिद्वार लेकर गया हुआ था। इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब? बाबा जी था हरिद्वार ही जाता, वो कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। पत्नी ने गंगा स्नान किया, गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा होता है। पत्नी को अचानक बहुत तेज खांसी हो गई। अब आप जानते हैं कि नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, एडिशनल इमोशनल होता है। वो बाजार गया और बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर अपनी पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर है। अब वो नया नया पति बेचारा भगवान मेरी पत्नी की आवाज चली गई है। मैं तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। प्रकट होकर बोला किम कारणम रुदनम करोति वत्सः, तू क्यों रो रहे? महाराज मेरी लुगाई कभी बोल नहीं पाएगी, अब मैं क्या करूं? देवदूत बोला ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त होती। ये दुखियारा पति ताली बजा रहा है बेचारा। अरे प्रभु ये बोल नहीं पाएगी, मैं क्या करूंगा, इससे संवाद कैसे करूंगा? देवदूत बोला पगले अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। ये कहकर देवदूत अचानक गायब हो गया। जब जो ही साड़ों को पता चला, तुम जिन साड़ों की बात कर रहे थे, कि इस बाबा ने, इस जीजा ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया है। साड़ों ने जीजा को बहुत कूटा, बहुत मारा। मामला अदालत में गया। उसने अदालत में जज साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे, जज साहब मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। जज साहब ने कहा साले तेरे तो कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साले तेरे तो कर्म ही ऐसे। बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। ताली वाली बजा दो यार, मैं भी सांस ले सकूं। बोले पुड़िया मांग रहे यार, तेरी लाइफ को तो खतरा है। जज साहब ने कहा इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए, कल हम खुद इसके बयान लेंगे। आप जो समझ रहे हैं वो बात बिल्कुल नहीं है साहब। जज साहब दूसरे दिन हाथ में गीता लेकर गए बाबा के पास और बाबा से बोले बाबा गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले एक पुड़िया और है क्या? जरा ताली वाली बजा दें। समय और अंत में
अंत में एक मन की बात मैं आपको समर्पित करता हूं, वो वाली मन की बात नहीं। रंगला और रंगीला ना, हाँ। जो किया रंगली, मैंने जब से देखा मैं तब से अभिभूत हूं। और मैं ऐसे मंचों पर यह रचना पढ़ता नहीं हूं मित्रों, मैं जिस रस को का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन मेरा मन है आप सब श्रुति श्रोता यहां बैठे हैं, अगर वास्तव में आपके सुनने की कुछ इच्छा हो स्वागत स्वागत, तो मैं वो रचना आज पढ़ना चाहूंगा जो मैं बहुत कम पढ़ता हूं। स्वागत स्वागत। क्योंकि हास्य को जिस रूप में परिभाषित किया, भगवान भोलेनाथ इसके देवता हैं। भगवान भोलेनाथ उनके जो प्रमुख गण हैं, प्रमथ वो उसके नियंत्रक हैं। बिना निश्चलता के, सरलता के, नैसर्गिकता के, उन्मुक्तता के न कोई व्यक्ति हंस सकता है, न कोई हंसा सकता है। जब आप इतने लोग साथ बैठकर हंस रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई की हंसी तुम पहली बार सुनोगे, आपको समर्पित करता हूं। आदरणीय आप विराज रहे हैं, मैं आपको समर्पित करता हूं। भाई की हंसी ताकत सवाई है। अगर आप अपने भाई के साथ बैठकर हंस रहे हैं, भाई की हंसी ताकत सवाई है। एक एक पंक्ति मंत्र सरीखी आपको देता हूं, आपके दिलों पर अगर दस्तक दे तो अपनी तालियों के साथ अनुमोदन करना। भाई की हंसी ताकत सवाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। वाह 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 वाह। मैं अपनी माताओं बहनों को समर्पित करता हूं। बहन की हंसी मजबूत कलाई है और पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। वाह 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 वाह। और मैं दावा करता हूं, तुम लोग मंच से हो, मां के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता, लेकिन एक हास्य कवि ने मां के लिए क्या कहा, मेरी पंक्ति से मैं बहुत अभिभूत होकर यह बात आपके सामने जितना शानदार तरीके से आप सुन रहे हैं। पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है और मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। वाह 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 वाह। मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। और पंक्तियां सुने, आनंद लें। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। जब आप घर जाते हैं और आपके बच्चे आपके सामने मुस्कुराते हुए आते हैं तो आप अपनी सारी पीड़ा, आप अपना सारा दुख भूल जाते हैं, उसे तिरोहित कर देते हैं। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और बेटी के सम्मान में इससे बड़ी बात अगर तुमने सुनी हो तो मुझे बताना। यहां बहुत सी बेटियां बैठी हैं, मैं आपको समर्पित करता हूं। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। वाह वाह वाह। अगर आप पिता ये सुनिश्चित कर लेता है कि मेरी बेटी मुस्कुरा रही है तो उसका संसार मुस्कुराता है। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। और अब पंक्तियों का आनंद लें। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। सुबह से पेटीएम करने पे लगा हुआ है, इनकी पत्नी बाजार गई हुई है। ये हास्य का महत्व है। इसलिए मित्रों, ये रोटरी क्लब जो काम कर रहा है वो प्रतिबद्ध होकर ये काम कर रहा है कि दूसरे के चेहरे पर, किसी ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर जो निर्धन है, जिसके पास जीवन में कुछ नहीं है देने के लिए, अगर आपके प्रयासों से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है तो उससे बड़ा काम इस दुनिया में कोई नहीं। मैं अपनी बात को वहीं लाता हूं, इसे समाप्त करता हूं, क्योंकि जो आप दुनिया को देते हैं, दुनिया आपको वही, ये शून्य, ये ब्रह्मांड, ये निर्वात आपको वही लौटाता है। हम लोग समय की कदर नहीं करते। आपके यहां तो फिर भी बहुत समय से कार्यक्रम प्रारंभ होते। मैं समय के, इससे बड़ा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है। आदरणीय, ये कवि सम्मेलन बिना पैसे की पाठशाला है। मैं हंसाने के साथ कुछ बात वो भी आपको कहना चाहूंगा। समय और शब्द, इनसे बड़ा पावरफुल इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई व्यक्ति न किसी पद से बड़ा होता है, न किसी कद से, न किसी हद से। वो बड़ा होता है समय की पालना करने से, शब्द का अनुशासन करने से, शब्द का सम्मान करने से। मैं आपको उदाहरण देता हूं और आपकी तालियों को आमंत्रित करता हूं। समय जिसके बारे में कहा गया, खुद शेक्सपियर कहते हैं
हमारे शेक्सपियर कहते हैं कि द क्रूअल हैंड ऑफ द टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। ये समय के निर्दयी हाथ हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं। भारतीय मनीषी ये बात कहते हैं, भगवान बाबा भरतरी ये बात कहते हैं, वह रमणीक नगरी, वह प्रतापी राजा, वह शक्तिशाली सामंत और उनकी विरदावलियां गाने वाले वो चारण भाट जो समय सबको नष्ट कर देता है, मैं ऐसे समय को प्रणाम करता हूं। कालिदास कहते हैं कालो न याता वयमे वयाता, काल सृजति भूतानि। महाभारत कहती है काल सृजति भूतानि कालम संभरते प्रजा। यह काल है, ये जो समय है, सब कुछ बनाता है, सब कुछ ध्वंस करता है, सब कुछ बिगाड़ देता है। मैं ऐसे काल को प्रणाम करता हूं और आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपकी तालियां चाहूंगा, ये समय की बलिहारी है। ये उसकी शक्ति है कि उस इंग्लैंड को क्या पता था जिसके शासन में कभी सूरज ढलता नहीं था। उस इंग्लैंड को क्या पता था जिसके सामने दांव किसी का चलता नहीं था, जिसने भारत को 100 साल गुलामी की जंजीरों में रखा। उस इंग्लैंड का समय खराब आया या अच्छा आया ये दुनिया परिभाषित करेगी, लेकिन भारत का बेटा उस इंग्लैंड के सिंहासन का बादशाह बनकर बैठा। जिंदाबाद। इस दुनिया को जो इंग्लैंड ने दिया, गोरों ने दिया, आज उसकी दशा। लेकिन शब्द, हम शब्द का सम्मान नहीं करते। मोबाइल पर झूठ बोलते हैं, ये आपका ही कंटेंट है जो मैं उठा रहा हूं। मैं ये रचना कहीं नहीं पढ़ता, लेकिन मेरा मन है, मैं अपनी भावनाओं को विराम देता हूं। केवल आपसे 3 मिनट मांगता हूं और आपका ध्यान चाहूंगा। शब्द ये ब्रह्म है, अक्षर परम ब्रह्म स्वभावोध्याय मुच्यते। ये ब्रह्म की आराधना है। अगर हम कोई शब्द कहते हैं वो वृथा जाता है, वो अनर्गल जाता है, वो मिथ्या जाता है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो शब्द गुणगम आकाशम, ये जो आकाश है वो समय की गवाही लेकर हमें दंडित करता है। जो आज कोरोना जैसी आपदाएं आ रही हैं, भारत आज फिर भी सुरक्षित है। मैं क्यों सब ये हो रहा है? क्योंकि न हम शब्द का सम्मान करते, न समय का सम्मान करते, न प्रकृति का सम्मान करते। और ये रचना मैं प्रारंभ करता हूं और केवल 2.5 और 3 मिनट मैं आपका ध्यान चाहूंगा। एक एक शब्द पर मैं आपका स्नेह और आशीर्वाद चाहूंगा। मैं अपनी भावनाओं को विराम देता हूं। जो काम आप कर रहे हैं, रोटेरियंस कर रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जिस उद्देश्य को लेकर आप इस अधिवेशन में उपस्थित होते हैं, पूरे सदन को मैं प्रणाम करता हूं और अपनी रचना समर्पित करता हूं। जी हां, मैं प्रकृति हूं। जी हां, मैं प्रकृति हूं। मैं सत्यम शिवम और सुंदरम का रूप हूं। मैं सत्यम शिवम और सुंदरम का रूप हूं। व्यक्त जो उद्गार गीता में किए हैं, मैं सर्वथा उस भाव के अनुरूप। अद्भुत। व्यक्त जो उद्गार गीता में किए हैं, मैं सर्वथा उस भाव के अनुरूप हूं। मैं ही पालक, मैं ही पोषक, मैं ही कर्ता। आप क्या दे सकते हैं किसी को? ये जो करवा रहा है, परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया है, ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन को निमित्त बनाया था। मैं ही पालक, ये धर्म कर्म व्रत नेम सब मेरे लिए हैं, ये गुण तत्व और सब सत्व भी मेरे दिए हैं। मैं ही पालक, मैं ही पोषक, मैं ही कर्ता, मैं नियामक, मैं नियंता, मैं ही हरता। फिर क्यों अस्तित्व मेरा भूल जाता, आदमी मुझ पर नहीं विश्वास करता। वाह 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 वाह। फिर क्यों अस्तित्व मेरा भूल जाता, आदमी मुझ पर नहीं विश्वास करता। और प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया? मेघ गर्जन और बिजुलियां घन घटाएं। क्या क्या दिया है उसने? मेघ गर्जन और बिजुलियां घन घटाएं, प्राण वायु और ये सुरभित हवाएं, ये गगन पाताल और दशियों दिशाएं, राम और श्री कृष्ण की पावन कथाएं, इस सृष्टि का कण कण तुम्हें मैंने दिया है। अपने अंतस पर टिकाकर हाथ बोलो, क्या कभी अभिव्यक्त तुमने मेरा आभार भी किया? अपने अंतस पर टिकाकर हाथ बोलो, क्या कभी अभिव्यक्त तुमने मेरा आभार भी किया है? और अंतिम पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं। तुमने मुझे बदले में इसके क्या दिया है? तुमने मुझे बदले में इसके क्या दिया है? ये कलुष, ये कालिक, ये कुविचारों का प्रदूषण, ये दुष्कर्म दुराचरण के महनीय भूषण, टूटते गिरते बिखरते भावनाओं के हिमालय, ये दरकते, ये चटकते, ये खटकते संबंधों के शिवालय। अब तो प्रकृति और पुरुष के संबंध भी खंडित किए हैं, अब प्राकृतिक कुकृत्य महिमा मंडित किए हैं। क्षण क्षण मूल्यों के क्षण का दंड दूंगी, दंड भई प्रलंकर सा प्रचंड दूंगी। तुम सोचते हो सोच अपनी तोड़ दूंगी, तुमने मुझे छोड़ा जो तुम्हें मैं छोड़ दूंगी। वाह
वाह वाह वाह, तुमने मुझे छोड़ा जो तुम्हें मैं छोड़ दूं। गजब। आप जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर यहाँ सब एकत्रित हैं, भगवान आपको और शक्ति दे, प्रकृति आपको और अधिक शक्ति दे, ऊर्जा दे। इसी कामना के साथ हर जलन को मशाल करते रहो, आहटों से सवाल करते रहो, घुट घुट कर न मर जाएं कहीं, आदमी का ख्याल करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत। जोरदार, शानदार शानदार शानदार। आई वुड रिक्वेस्ट बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। वास्तव में बहुत ही अच्छा सुना आप सभी ने। और चलते चलते आखिरी 4 पंक्तियों में अपना संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि भूल कर तकरार सारी, आओ खुलकर अब मिले, बस जरा सी जिंदगी है, क्या पता फिर कब मिले। कि भूल कर तकरार सारी, आओ खुलकर अब मिले, बस जरा सी जिंदगी है, क्या पता फिर कब मिले। और सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है दिले नादान की, मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले, मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले। जय हिंद, जय भारत।